पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा निसार खोड़ो साहब तो कहते हैं कि पीपी किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेगी। लेकिन आप क्या समझते हैं जो नया इत्तेहाद बनने जा रहा है वो इत्तेहाद किस सूरत में होगा? कल हमने ये बात की थी कि पीपी सिंध के अंदर भी इत्तेहाद बना सकती है उनके अगेंस्ट इत्तेहाद बना रहे हैं, लेकिन आप समझते हैं कि ये इत्तेहाद जो बनने जा रहे हैं या जो जिनकी बातें सामने आ रही हैं ये मुस्तनद हो सकते हैं, मजबूत हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर एक चीज़ तो आप जहन में रखिएगा, इत्तेहाद बन रहे हैं और इत्तेहाद सीट एडजस्टमेंट की हद तक बने, इत्तेहाद मुकम्मल तौर पर बने, इत्तेहाद सूबों की सतह पर बने, इत्तेहाद वफाक की सतह पर बने। पीपल्स पार्टी भी इत्तेहाद बना रही है और इत्तेहाद मुस्लिम लीग नून भी बना रही है। अगर कोई इत्तेहाद नहीं बना रहा, अकेले इलेक्शन लड़ने जा रहा है और सिर्फ सीट एडजस्टमेंट की हद तक जाएगा तो वो तहरीक इंसाफ होगी। मैं आपको एक ये जेल में रख लीजिएगा। सीट एडजस्टमेंट साहब ने क्या कहा क्या नहीं कहा इस बात को छोड़ दें। पीपल्स पार्टी, मैंने जिस तरह कहा था, पीपल्स पार्टी जो है वो बाकायदा KPK के अंदर ANP के साथ और आफ्ताब शेरपाव के साथ होगी। बलोचिस्तान में वो बाप पार्टी के साथ होगी। या आप नोट कर लीजिएगा, वक्त आएगा तो आपको नजर आ जाएगा। और सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी जो है वो उन तमाम लोगों के साथ होगी, उनके साथ सीट एडजस्टमेंट करेगी जो मुस्लिम लीग नून के खिलाफ जा रहे होंगे, जो मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ जा रहे होंगे। ये बड़ा क्लियर और साफ है। पंजाब के अंदर मैं आपको एक खबर दे रहा हूं, पीपल्स पार्टी का जो एक इजलास हुआ था, उस इजलास में जिसमें एतजाज एहसन साहब भी मौजूद थे, उस इजलास के शुरू होने से पहले जो इनके टॉप 10 लोग हैं, 10 जो बड़े थिंक टैंक जिसे आप कह सकते हैं, टॉप 10 थिंक टैंक जो है, उनका जो इजलास हुआ तो उस इजलास में ये फैसला किया गया, ये डिस्कस हुआ और ये कहा गया कि जनाब हमारे साथ मुस्लिम लीग नून हाथ कर गई है और हमें उस प्लान का इल्म नहीं हुआ जिस प्लान के तहत हमें ये आउट कर रहे हैं। तो फिर ये कहा गया कि इसमें कोई सिस्टम ऐसा किया जाए कि किसी तरीके से तहरीक इंसाफ को इस बात पर राजी किया जाए कि कम से कम पंजाब के अंदर नून लीग को शिकस्त देने के लिए हम किसी ना किसी सतह पर एक दूसरे का साथ दें। इलेक्शन इत्तेहाद ना करें लेकिन किसी ना किसी सतह पर एक दूसरे का साथ दें, कोई ना कोई ऐसा सिलसिला किया जाए। फिर उसके लिए एतजाज एहसन साहब का नाम फाइनल किया गया कि एतजाज एहसन साहब जो है वो जाके पैगाम जो है वो कप्तान तक पहुंचाएंगे, PTI के चेयरमैन तक पहुंचाएंगे और उसके बाद क्या वहां से जवाब आता है, अगली हिकमत अमली उसके बाद तय की जाएगी। इसीलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत जो है बिलावल और आसिफ अली जरदारी साहब, ये आपको अगले चंद दिनों में, हो सकता है शाम को या अगले चंद दिनों में आपको ये पंजाब में नजर आएंगे। एतजाज साहब के ऊपर तो तनकीद भी काफी हुई जब CEC का इजलास जारी था, तो उस वक्त बहुत से लोग बोले भी हैं कि एतजाज साहब तो एक दूसरी पार्टी के चेयरमैन के साथ खड़े होते रहे हैं और उनके स्पोक्स पर्सन बने हुए हैं। तो उस पर बिलावल भुट्टो साहब ने कहा था कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है तो आपको भी एतराज़ नहीं होना चाहिए। तो एतजाज साहब के सहूलतकार बनने के ऊपर पार्टी में फिर से आवाज़ें नहीं निकलेंगी? कोई नहीं निकलेंगे आवाज। जब ये कहा गया था बिलावल साहब की तरफ से तो उससे पहले इनके थिंक टैंक का इजलास हो चुका, तो उसमें ये चीज़ें फाइनल हो चुकी थी। तो ये मामला इसलिए बिलावल साहब ने कहा था कि आप इस बात को छोड़ दें, मुझे इतराज़ नहीं तो आपका भी इतराज़ नहीं होना चाहिए। इसलिए पंजाब के सदर जिन्होंने दावा किया था कि हमने मेंबरशिप ख़त्म कर दिया, राना फारूक साहब ने, उनकी भी वहाँ पे अच्छी खासी उनको नदामत का सामना करना पड़ा। एक बात ज़हन में रखिएगा, अब लड़ाई जो है वो बढ़ चुकी है। तो अब इस सारे मामले के बाद बड़ा क्लियर हो गया है कि साबकीन जितने हैं वो इकट्ठे नहीं होंगे, वो अलग-अलग एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे। क्योंकि मैं आपको ये तस्दीक शुदा बात कह रहा हूं कि अब जो एक इजलास दुबई में हुआ है उसमें ये फाइनल हुआ है कि मुस्लिम लीग नून जो है उसको किसी सूरत कामयाब नहीं होने देना। ये मैं आपको वो तस्दीक शुदा बात कह रहा हूं और आपको ये आने वाले चंद दिनों में ये चीजें नजर आ जाएंगी। क्या इन हालात के अंदर नून लीग की कामयाबी किसी सूरत दिखाई देती है जो ये फैसला हो रहा है कि उनको कामयाब नहीं होने देना? बात यह है कि कुछ लोगों के ज़हन में यह है कि पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात को खुड्डे लैन लगाकर उनको बिल्कुल इलेक्शन से आउट करके ये लोग आके इक़्तिदार के ऊपर बैठ जाएंगे। देखिए, ना तो डब्बे तब्दील होते हैं, ना बैल्ट पेपर मिलते हैं, ना कोई चीज़ होती है। अब वो हालात नहीं रहे
जो हालात 86 में थे। अब वो हालात नहीं रहे कि जिसमें आप समझें कि आप ज़बरदस्ती वोट कास्ट करवा लेंगे। आप एक पोलिंग स्टेशन पर 1500 वोट ज़बरदस्ती कास्ट करा सकते हैं, जहां पर आपको 25-25, 30-30 हज़ार की लीड नज़र आ रही हो, जहां पर महंगाई के सताए हुए लोग आपके खिलाफ सरापा एहतजाज हो, जहां पर आपके दौरे हुकूमत की करप्शन, जहां पर आपके दौरे हुकूमत की बेरोजगारी, जहां पर पीडीएम के दौरे हुकूमत की जो मिले बंद होना, बिजली महंगा होना, ये लोगों के जहन में हो, तो फिर आप जहन में रखिएगा यासर साहब हालात किस तरफ जाते हैं। यासर साहब जरा गौर कीजिए, आपको पता है इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर सबसे नायाब चीज क्या है? वो है शुगर की इंसुलिन। पाकिस्तान का हर चौथा, पांचवा, छठा शख्स शुगर का मरीज है। शुगर की इंसुलिन जो पाकिस्तान में नायाब हो गई है, 1125 रुपए की मिलती थी, बहुत मुश्किल से किसी एक दुकान पे जाकर ब्लैक में 3000 रुपए की मिलती है, बड़े तल्ले मिन्नतों के साथ। ब्लड प्रेशर, आप मुझे किसको नहीं है ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर की दवाई नायाब है, ना होने के बराबर है, मुश्किल से मिल रही है। मिर्गी की मेडिसिन जिसकी डब्बी 250 रुपए की थी, इस वक्त 13,000 रुपए में मिल रही है। और इसलिए यह सारा कुछ हो रहा है कि जनाब पाकिस्तान के अंदर जो मामला चल रहे हैं, साबका हुकूमत ने क्या किया। साहब, मैं आपको ये चैलेंज से अपने प्रोग्राम में ये खबर ब्रेक कर रहा हूं कि साबका हुकूमत जो है, साबका हुकूमत, उस साबका हुकूमत में इतने वजीर, कितने मशीर, कितने सियासतदान ऐसे हैं, कितने सियासतदानों के बेटे ऐसे हैं जिनका पाकिस्तान के अंदर मेडिसिन का कारोबार है, जिनकी मेडिसिन कंपनियां हैं, जो मेडिसिन बनाते हैं, जो मेडिसिन का रॉ मटेरियल खरीदते हैं, जो मेडिसिन को महंगा करते हैं, जो मेडिसिन को नायाब करते हैं। तो जिस मुल्क जब ये सब कुछ किया हो, तो आपके समझते हैं लोग इनको वोट देंगे? इनको वोट नहीं देंगे। अब ये सारा बर्डन डालना चाहते हैं मौजूदा निगरान सेटअप पर, उसको बदनाम करना चाहते हैं, उस पर बर्डन डालकर अपने आप को सुरखरू करना चाहते हैं। होगा कसूर इनका भी, लेकिन ये अपने आप को सुरखरू करना चाहते हैं, अपने आप को क्लियर करना चाहते हैं। अब ऐसा नहीं होगा यासर, ऐसा इसलिए नहीं होगा। हमने एक खबर ब्रेक की थी टीवी पे, अपने प्रोग्राम में भी हम बता रहा हूं। पहले मैंने दिया था 4000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार करने का फैसला हो चुका है। अब मैं आपको बता रहा हूं 7200 लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी के हवाले से लिस्टें फाइनल हो चुकी हैं। ये कौन है? ये सीडीएक्स से लेकर दीगर महकमों के लोग, सियासतदानों से लेकर ब्यूरोक्रेट, महकमा खुराक से लेकर महकमा ज़राअत, उसके अलावा महकमा बल्दियात से लेकर सिटी डिस्ट्रिक्ट जो हैं, उनमें जो लोग सियासी भर्तियों के जरिए, ग्रैंड ऑपरेशन का फायदा क्या होगा? के जरिए करोड़ों रुपए नहीं अरबों रुपए कमा चुके हैं यासर साहब। इस ग्रैंड ऑपरेशन का फायदा क्या होगा राणा साहब? और कम से कम ग्रैंड ऑपरेशन का फायदा यह होगा, कुछ लोगों से पैसों की रिकवरी होगी, कुछ लोग बेनकाब होंगे, जिन्होंने चेहरों पे नकाब चढ़ा रखे हैं, जिन्होंने अपने आप को इस पाकिस्तान की आवाम का हमदर्द कहते हैं। समझ आ जाएगी सबको कौन हमदर्द था, किसने लूटा, किसने ये सब कुछ किया। आप राणा साहब क्या समझते हैं, माजी में ना बहुत सी गिरफ्तारियां हुई हैं, बहुत से लोग पाबंदे सलासिल रहे हैं, केसेस उनके ऊपर चलते रहे हैं, और फिर हमने ये भी देखा कि वही वजारतों में भी आके बैठते रहे। किसी को सिंध में वजारत मिली है तो किसी को वफाक में वजारत मिली है, अब फिर से उनके केसेस के ऊपर बात हो रही है। मुस्तकबिल के अंदर आप जो मुस्तकबिल करीब की पेशीन गोई कर रहे हैं, वो जो केसेस बनेंगे वो माजी के केसेस के नतायज से किस हद तक मुख्तलिफ होंगे? देखिए, हम कह सकते हैं सुनने में आया कि वो मुख्तलिफ होंगे, सुनने में आया। अल्लाह करे आपकी भी ये दुआ है, मेरी भी ये दुआ है, पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम की भी यही दुआ है कि करप्ट आदमी हाथ में आए, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने वालों पर हाथ पड़े, पाकिस्तान को लूटने वाले जो हैं वो बेनकाब हो, वो बिल्कुल हवालात के अंदर हो, वो जेलों में जाए। देखिए, हम कह सकते हैं, हमें ये कहा गया है, हमें यकीन दहानी कराई गई है, लेकिन यकीन दहानियां तो पहले भी बहुत से लोगों की तरफ से कराई जाती थी। लेकिन अगर अब भी ये चोरों को चोर ना पकड़ा गया, अब भी करप्ट लोगों को ना पकड़ा गया, अब भी करप्शन के सबूत होने के बावजूद उन्हें कुछ ना कहा गया, तो फिर आप एक बात तो ज़हन में रख लीजिएगा, ये मेरा वतन है, फिर लोग एहतसाब खुद करेंगे। आप मुझे एक बात बताएं, 22,000 की मैं फिगर दे रहा हूं ऑन कैमरा, बिल्कुल प्रोग्राम में हम दे रहे हैं। 22,000 लोग, जिनमें सियासतदान, मौजूदा ब्यूरोक्रेट, साबका ब्यूरोक्रेट, उनकी औलादें,
सरकारी मुलाजमीन जो अभी 8वें ग्रेड्स में भी हैं, इनकी जो डबल नेशनैलिटी है, गैर मुल्की नेशनैलिटी, अपने पाकिस्तान की भी इनके पास कौमी नेशनलिटी कार्ड है, गैर मुल्की नेशनैलिटी भी इनके पास है। इतने पैसे इनके पास कहां से आए? उन बैंकों में इनकी रकम कहां से आई? क्या यहां पर वो सोने का कारोबार करते थे? क्या यहां पर उनकी जमीनों पर फसल नहीं सोना उगता था? क्या यहां पर उनकी तनख्वाह डॉलरों में होती थी? क्या यहां पर वो यूरो में तनख्वाह लेते थे? जरा उन 22,000 का ही आप एहतसाब शुरू कर दें। भाई सरकारी अफसरान के बच्चों की तालीम कहां हो रही है? उनके बच्चे किस किस मुल्क में पढ़ रहे हैं? उनके बच्चों के अखराजात कितने हैं? उनकी फीसें कहां से अदा होती हैं? उनकी तनख्वाह कितनी है और फीसें कितनी है? कहां से पैसा जा रहा है? तो खुदा की कसम, इस पे एहतसाब शुरू हो जाए तो हमारे मुल्क का कर्ज भी उतर जाता है, हमारे मुल्क पर प्रेशर भी कम हो जाता है। गरीब आदमी को अपने बच्ची का जेवर बेचने की जरूरत भी पेश नहीं आएगी। गरीब आदमी को अपने बच्चों को भूखा देखने की भी जरूरत पेश नहीं आएगी। इस मुल्क में फिर किसी चीज की जरूरत पेश नहीं आएगी। हर शख्स खुशहाल होगा। आज सारी सियासी जमातें बैठी है ना, और आज मैं समझता हूं वक्त है कि आए मिलकर कालाबाग डैम भी बना ले, आए मिलकर दीगर डैम भी बना ले, पाकिस्तान से सैलाब का खतरा खत्म कर दें, सस्ती बिजली बना लें, सस्ती चीजें बना लें, लूटने वालों को बेनकाब कर दें।